आज की कहानी एक ऐसे भूत की है जिसको कोई भी पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए। क्या वह प्रेत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब हमें पहली बार लोगों से पता चला कि इस भूत ने बहुत सारे सोकाउम पंडितों को घसीट घसीट के मारा और इतना ही नहीं खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली। अभी से आप मत सोचिए कि यह कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को सुनने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा? इस रहस्यमय भूत का पहचान होगा। कौन उठाएगा इससे पर्दा? शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और कहानी को आगे सुने। यह कहानी एक गांव धनवा की है, जो कुशीनगर जिले के एक गांव की है। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान है। यह कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े जाने माने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। एक बार की बात है कि पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घरवालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले खा गए, और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं निशाचरों जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डरकर वहां से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहां पहुंचे और इनको किसी तरह सुलाए और सुबह होते ही इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घरवालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी चुपके से इनके पीछे पीछे चला जाता है। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम की नीचे झुलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हाथी का बल उनमें आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत अनुरोध की तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर पर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी सहम गया। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर देख रही थीं। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चबा जाएंगे, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घरवालों की चैन सुकून ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों से संपर्क भी किए। यहां तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थीं, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो? पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छा हो जाए इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से भेजने के बाद ही। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी तो जरूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा आप कौन हैं और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूं यह मैं नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं यह भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह बात अपने घरवालों को बताई तो पंडित जी के घरवालों ने उस धनवा में जितने सोखा पंडित हैं उन सबसे संपर्क करना शुरू किया। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़फूंक किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घरवालों ने पंडित जी को लेकर उसी धनवा क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास पहुंचे। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं उस सोखा को कपड़े की तरह पटक कर मारने लगे। सोखा की सारी शेखी रफूचक्कर हो गई थी और वह गिड़गिड़ाने लगा था।
फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सोखा की जान बची। पंडित जी द्वारा सोखा के पिटाई की खबर आग की तरह पूरे धनवा में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसके बाद पंडित जी के घरवाले पंडित जी को लेकर बहुत सारे तीर्थ स्थानों जैसे मैहर, विंध्याचल, काशी, थावे, कुछ नामी मजार आदि पर गए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी अपने घरवालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो एक एक क्या, हम लोग 11-11 पीपल का पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घरवाले पंडित जी को साथ लेकर उसी दिन खेतों में गए और इधर उधर से खोज-खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। फिर एक दिन सुबह पंडित जी ने कहा, मैं जा रहा हूं और वह भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूंगा। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, आप जो भी हों, मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे? इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे और बोले, मैं ब्रह्मप्रेत बरमपिशाच हूं। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हजारों वर्षों से रहा करता था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया था, इसलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी, पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद से वे ब्रह्मप्रेत महाराज जी उस पंडित जी को छोड़कर सदास्ता के लिए जा चुके हैं। दोस्तों, आज का कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भाई बहन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।